नमस्कार बच्चों। कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण स्कूल जो लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल जो है हो सकता है जुलाई में ना खुले। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि आप लोगों का अध्ययन में किसी भी प्रकार का रुकावट ना आए, और इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि घर में ही रहकर आप लोगों तक इन जो विषय है उसका अध्यापन घर में रहकर ही हम आप लोगों को करा पाएँ। तो आज हम हिंदी विषय का कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का जो पहला पाठ है, चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, उस पाठ को आप तक पहुंचाएंगे। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में, वहाँ पर एक कमाशीन गांव है, वहाँ सन 1911 में हुआ। पेशे से वो वकील रहे। केदारनाथ जी का तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव था। ये प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का प्रमुख विषय रहा है। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार तथा कहे केदार खरी खरी आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें सोवियत लैंड, नेहरू पुरस्कार और साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर, इस कविता में प्रकृति का वर्णन है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने जो एक चंद्रगहना गांव का नाम है, उस गांव से लौटते समय उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या कल्पना किया, उसके विषय में इस कविता के माध्यम से बताया है। वो कहते हैं कविता के माध्यम से कि देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत को कि बैठा अकेला, एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांध मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में है अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दूं हृदय का दान उसको। वो कवि जो हैं, जब वो चंद्रगहना से लौट रहे थे तो खेत की मेड़ पर बैठकर वो कल्पना करते हैं, उस दृश्य का वर्णन करते हैं कि खेतों में चने के हरे हरे पौधों को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके सिर पर गुलाबी पगड़ी सजी हुई है। आपने देखा होगा अगर चने का पौधा कभी, तो चने में गुलाबी कलर का फूल होता है, और फूल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो चने के पौधे ने गुलाबी कलर का पगड़ी बांधा हुआ है, बांध कर खड़ा है। पौधे की ऊंचाई एक बित्ते के बराबर है। बीच बीच में अलसी के पौधे लगे हैं जो बहुत ही नाजुक है, बहुत पतले से होते हैं, नाजुक हैं। कभी उनको देखकर ऐसे कहते हैं कि पतली और लचीली कमर के अलसी के पौधे, और उन पे नीले फूल खिले हुए हैं। और वो कहते हैं कि अगर कोई उनको छुए तो अलसी का पौधा अपने छूने वालों पर अपने हृदय को निछावर करने के लिए तैयार है। इस पद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, और नीले फूले फूल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा में सहजता है, सरलता है और लयात्मकता है। इसी कविता के दूसरे पद में वो कहते हैं, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी,
फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम के प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस पद में कवि फागुन महीना और सरसों को देखकर जो कल्पना करते हैं उनका वो वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना आ गया है और फागुन के महीना आने से खेतों में जो सरसों का फसल है वो तैयार हो गई है। पीली सरसों को देखकर कवि कल्पना करते हैं, कवि कल्पना करते हैं कि जो सरसों के पौधे हैं पीले पीले हैं, वो कहते हैं कि वो विवाह हेतु, जो सरसों के पौधे हैं वो विवाह हेतु तैयार हो गई है और हाथ को पीले किए हुए मंडप पर बैठी हुई है। हम लोग देखते हैं कि जब विवाह होता है तो दुल्हन जो है वो उनको हल्दी लगाया जाता है और पूरे मंडप में उनको हल्दी चढ़ाया जाता है और पीले पीले वो दिखती हैं। तो वो कहते हैं कि जो सरसों का फूल है वो ऐसा लगता है कि तैयार होकर मंडप में बैठी हुई है। फिर वो फागुन महीने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फाग गीत गाता हुआ फागुन महीना ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर आप लोगों ने सुना होगा, टीवी में देखा होगा या पढ़ा होगा कि प्राचीन समय में लड़कियों को यह अधिकार होता था कि वह स्वयं अपना वर चुन सकें और उनके वर को चुनने के लिए राजा जो हुआ करते थे वो स्वयंवर का आयोजन करते थे और उन स्वयंवर में जो राजकुमारियां होती थी वो या लड़कियां जो होती थी वो अपने वर का चुनाव करती थी। तो फागुन महीने में प्रकृति को देखकर कवियों को ऐसा लगता है कि प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल जो है हिलोरे मार रहा है और प्रकृति का सौंदर्य देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है तथा यह विचार आता है कि शहरों के शोर शराबे से दूर इस निर्जन क्षेत्र में प्रेम का संचार करती यह उपजाऊ भूमि मन को मोह लेती है। जब शहर में जो रहता है हमेशा शोर शराबा होता रहता है, फैक्ट्रियों का, गाड़ियों का, तो उन क्षेत्रों से हटकर जब गांव में जाते हैं, प्रकृति के पास जाते हैं तो वो हमारा मन मोह लेती है। इसमें भी अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार के प्रयोग हुआ है, छायावाद का प्रभाव है तथा मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। आगे कहते हैं, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी घास की भूरी, ले रही वह भी लहरियां, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को चकमकाता है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। चंद्रगहना गांव के किनारे एक तालाब है, वो बता रहे हैं कि एक तालाब है और हवा चलने से जो तालाब का पानी है उसमें लहर उठ रहा है और जब तालाब के पानी में लहर उठता है तो उन लहरों के साथ साथ जो तालाब में घास है वो भी लहराती सी प्रतीत होती हैं। जल जो है वो एकदम साफ़ सुथरा है और वो ऐसा लगता है जैसे चांदी का बड़ा सा खंभा है और उस खंभा को देखकर हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, चौंधिया रही हैं। तालाब के किनारे बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनसे जल की तरंगें टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि जो पत्थर है वो कब से प्यासी थी और उन पानी से अपने प्यास को बुझा रही हैं। वहीं तालाब में एक बगुला ध्यान मग्न है। आप लोगों ने देखा होगा तालाब में बगुला जो है रहता है और बहुत ध्यान मग्न रहता है और जैसे ही मछली के आहट को पाता है वो तुरंत ही अपने ध्यान से हटता है और उस मछली को अपने चोंच में दबाकर गले के अंदर गटक लेता है। इसी प्रकार इसके अगले पद में, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चट्टल मछली
चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां रेल की पटरियां गई हैं, ट्रेन का टाइम नहीं है। कवि बता रहे हैं कि उसी पोखर के ऊपर, तालाब के ऊपर, जो एक काले माथी वाली चिड़िया उड़ते रहती है, और उड़ते उड़ते वो नीचे तालाब को देखते रहती है। जैसे ही तालाब की सतह पर मछली दिखाई देता है, वो अपने पंखों को फैलाकर झपट्टे मारकर अपनी पीली चोंच में दबाकर उस मछली को लेकर आकाश में उड़ जाता है। तालाब के पास ही ऊंची ऊंची मेड़ हैं, और वहीं पर एक ट्रेन की, रेलगाड़ी की जो पटरी है वो बिछी हुई है। और कवि कहते हैं कि जिस समय वो वहाँ पर थे, वहाँ उस समय ट्रेन के आने जाने का समय नहीं था, इसलिए पटरी पर कोई भी ट्रेन दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। फिर कवि कहते हैं कि वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में, वो आसपास की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक दृश्य हैं, जिनको दूर तक जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ तक हरियाली छाई हुई है, और जहाँ तक भी विस्तार है पूरा प्राकृतिक छटा दिखाई देती है। तो कवि कहते हैं मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य में, छटा में, या प्राकृतिक प्रदेश में मैं स्वच्छंदता से विचरण कर रहा हूँ, और कहते हैं कि उनको यहाँ से कहीं नहीं जाना है। वे प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इन पहाड़ियों के जो आसपास बंजर भूमि है उसमें बबूल के समान कांटेदार पौधे उगे हुए हैं, जिनका कोई भी विशेष आकार नहीं। फिर कहते हैं सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें टें, सुन पड़ता है वन स्थली पर का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, टींटों टींटों मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। फिर कवि कहते हैं कि इस पद के माध्यम से चिड़ियों का या पक्षियों का कलरव और सुंदरता को चित्रण किया है। वे कहते हैं कि इस वातावरण में, प्रकृति के इतने अच्छे वातावरण में, कभी कभी वृक्षों पर जो बैठे हुए हैं उन तोते का टेंटे टेंटे का स्वर जो है वो मन को मोहता है। चारों तरफ उनके वातावरण में उनके स्वर गूंज उठते हैं। वहीं दूसरी एक तरफ तो तोते का टेंटे टेंटे स्वर सुनाई देता है, दूसरी तरफ सारस का जो ये सारस का स्वर है, टींटों टींटों, वो भी हमको सुनाई दे जाता है। फिर इन आवाज़ों को, इन स्वरों को सुनकर कवि के मन में यह विचार आता है कि मैं भी इस सारस पक्षी के साथ पंख फैलाए उड़ जाऊं और उन खेतों में चले जाऊं जहां पर ये युगलों में रहते हैं, जोड़ियों में रहते हैं, और चुपचाप उनकी प्रेम कथा को सुनता रहूं। तो ये आज का पाठ था चंद्रगहना से लौटती बेर। अगली पाठ के लिए फिर हम आप लोगों के बीच आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।